नमस्कार ऑल, और फिर से एक बार स्टार्ट करते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट्स। बेसिक कॉन्सेप्ट में आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि गवर्नमेंट टैक्स लेता क्यों है, या टैक्सेशन की दुनिया में टाइप कितने होते हैं। तो गवर्नमेंट टेक्स टैक्स बिकॉज गवर्नमेंट हैव टू फंड कॉस्ट ऑफ सिविलाइजेशन, बिकॉज वी लिव इन अ सिविलाइज सोसाइटी जहां पे हमें लॉ एंड ऑर्डर का फैसिलिटी गवर्नमेंट देता है, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी गवर्नमेंट देता है, गवर्नमेंट प्रोवाइड्स अस फ्री हेल्थ केयर, फ्री एजुकेशन, फ्री मील्स, वो रेशन कार्ड पे अपने को फूड्स मिलता है। देयरफॉर देयर इज द टैक्सेशन इन द कंट्री। तो टैक्सेशन इज द कोर ऑफ अ नेशंस ग्रोथ। आपकी कंट्री ग्रो नहीं करेगी जब तक सारे के सारे सिटीजंस आर अवेयर ऑफ द टैक्सेशन एंड दे आर पेइंग द टैक्सेशन। तो इसलिए गवर्नमेंट ने टैक्स बनाए हुए हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ टैक्सेस, डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स को गवर्न किया जाता है बाय सीबीडीटी, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, और इनडायरेक्ट टैक्सेस को गवर्न किया जाता है बाय सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम। डायरेक्ट टैक्सेस जो होते हैं ना, वो पर्सन्स के ऊपर लगते हैं। एंड व्हाट डू यू मीन बाय पर्सन? पर्सन इंक्लूड्स इंडिविजुअल, एचयूएफ, एओपी, बीओआई, एजेपी, एलएलपी, कंपनी, लोकल अथॉरिटी, आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन, ये सारे लोग पर्सन्स होते हैं। तो टू पे डायरेक्ट टैक्स यू हैव टू बी अ पर्सन। आप एक पर्सन होने चाहिए, कोई ना कोई एक पर्सन होनी चाहिए, कोई ना कोई एक एंटिटी होनी चाहिए, ठीक है। और अगर आपने इनकम कमाया, आप भी पर्सन हो, मैं भी पर्सन हूं, यू आर ऑल्सो अ पर्सन, आई एम ऑल्सो अ पर्सन, बट यू माइट नॉट बी पेइंग टैक्सेस एंड आई एम पेइंग द टैक्सेस। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन यू एंड मी, माय डियर फ्रेंड्स? तो आप लोगों के पास अभी वो टैक्सेबल इनकम नहीं है। यू माइट हैव इनकम बट यू डोंट हैव अ टैक्सेबल इनकम। हम टैक्सेबल इनकम की जब बात करते हैं तो वी आर टॉकिंग अबाउट इनकम मोर देन 2.5 लाख। तो व्हेन अ पर्सन इज हैविंग अ इनकम, person is having an income, he pays income tax or tax on income under Income Tax Act 1961, which is there in your syllabus, which is called as direct taxes. So far as CMA is concerned, direct tax is for 100 marks. So far as CA Inter is concerned, the direct tax is for 60 marks. Okay, so the few chapters are obviously in detail for CMA and CA Inter. Obviously there are few common chapters that we will look into. So indirect taxes are applicable on goods and services. It's not applicable on person, it's applicable on goods and services. What do you mean by goods? What do you mean by services? There is a very good amount of definitions involved in GST law. I don't want to go there because we are not discussing about indirect taxes, but you need to know that indirect taxes are applicable on goods and services, and that too indirect taxes तभी अप्लाई होंगे माय डियर फ्रेंड जब आप इनडायरेक्ट गुड्स एंड सर्विसेज का सप्लाई करोगे। इसका ये मतलब है कि अगर आपने शॉप ओपन किया और शॉप ओपन करके अपने शॉप में आपने बहुत सारे गुड्स रखे एंड उसका सप्लाई नहीं किया, तो आपको जीएसटी नहीं भरना है। यू आर लाइबल टू पे जीएसटी ऑन अ डे व्हेन यू मेक सप्लाई। आपकी दुकान में से कोई जब कोई गुड्स सेल होता है, ट्रांसफर होता है, बार्टर होता है, तो उसकी सप्लाई की अपनी एक डेफिनेशन है। तो अगर आप सप्लाई करोगे तो ही टैक्स अट्रैक्ट होगा। तो व्हाट इज द टैक्सिंग इवेंट इन इनडायरेक्ट टैक्सेस? तो सप्लाई। जीएसटी में टैक्सिंग इवेंट क्या है? सप्लाई है। वैसे ही इनकम टैक्स में टैक्सिंग इवेंट क्या है? इनकम। जब तक आप इनकम नहीं कमाते तब तक आप इनकम टैक्स की सोचोगे नहीं, और जब तक आप गुड्स एंड सर्विसेज का सप्लाई नहीं करोगे तब तक आप जीएसटी का नहीं सोचोगे। इनडायरेक्ट टैक्सेस की थोड़ी बहुत बातें करके चलते, किधर ना किधर रेफरेंसिंग में काम आ जाता है। अगर आप इंट्रा स्टेट सप्लाई करते हो, मतलब महाराष्ट्र में अगर आप सप्लाई करते हो, तो यू हैव टू पे सीजीएसटी एक्ट एंड महाराष्ट्र एजीएसटी एक्ट। तो दोनों लगना भरना पड़ता है। अगर ये 9% होगा तो ये भी 9% होगा, और दोनों का आप अगर टोटल करोगे तो वो 18% हो जाता है। और 18% तभी लगता है जब आप इंटरस्टेट सप्लाई करते हो। महाराष्ट्र से केरला, महाराष्ट्र से गुजरात जब सप्लाई होता है तो आईजीएसटी चार्ज होता है, और उसके लिए आईजीएसटी एक्ट बनाया है गवर्नमेंट ने। एंड आईजीएसटी का फुल फॉर्म होता है इंटीग्रेटेड जीएसटी, जो इन दोनों का टोटल होता है, ठीक है ना, सीजीएसटी एंड एजीएसटी। सर अगर हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट करेंगे तो आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट करोगे तो आपको इंपोर्ट ड्यूटी और एक्सपोर्ट ड्यूटी भरना पड़ता है, वो कस्टम्स एक्ट में लगता है। और कस्टम्स एक्ट है 1962, which is there in CMA Inter का सिलेबस, but it is there in CA फाइनल का सिलेबस for CA is concerned। तो कस्टम्स एक्ट करके भी होता है, और कस्टम्स एक्ट के साथ साथ आईजीएसटी का भी वहां पे लेवी होता है, क्योंकि उसको डीम्ड इंटरस्टेट सप्लाई माना जाता है कस्टम्स एक्ट में। चलो आगे चलते हैं। हमारा जो इनकम टैक्स है वो बहुत बड़ा है। कितना बड़ा है? लाइक आई एम टीचिंग इनकम टैक्स फॉर लास्ट 12 ईयर्स एंड आई कैन अश्योर यू, मेरा अभी तक पढ़ के खत्म नहीं हुआ है, ठीक है ना। आई कैन गिव यू 100% गारंटी
कभी तो मैं अपने बुक्स दिखा देता हूँ, मेरे ऑलमोस्ट मतलब अगर मैं इस टेबल पे बुक्स रखना चालू करूँ टैक्सेशन के तो इट विल रीच ऑलमोस्ट अप टू हियर, ठीक है। इतने बुक्स अभी इस एकेडमिक ईयर के लिए मैंने परचेस किए हैं, बट आई एम टेलिंग यू पूरा का पूरा टैक्स पढ़ के मेरा भी खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि पूरा कितना है ना वो किसी को नहीं पता। ओके, तो बस है जितना हो सके उतना हमें पढ़ना होता है, मैक्सिमम यू नीड टू कवर। आप कभी ये मत बोलो कि सर एक दिन ऐसा आएगा कि मेरा टैक्स पढ़ के खत्म होगा, दैट डे विल नेवर कम इन योर लाइफ एंड शुड नेवर कम इन योर लाइफ। आपके लाइफ में टैक्स कंटिन्यूअस बेसिस पे अटैच होगा इसके आगे, क्योंकि यूजुअली गवर्नमेंट ब्रिंग्स अमेंडमेंट्स इन एटलीस्ट विद इन द 6 मंथ। आपका सिलेबस अपग्रेड हो जाता है, सिलेबस मतलब लॉ अपग्रेड हो जाता है एवरी 6 मंथ, ठीक है। सो फॉर जीएसटी इज कंसर्न एवरी मंथ लॉ इज गेटिंग अपग्रेडेड। तो ये सर अपडेट होते जाता है होते जाता है होते जाता है। अच्छा, एक बात और मैं आपको क्लियर कर लूं, क्योंकि आप लोग 21 के अटेम्प्ट्स लिख रहे हो, 2021 के अटेम्प्ट लिख रहे हो, नवंबर 21 दिसंबर 21 आप लोगों की अटेम्प्ट है, या अगस्त 21 आप लोगों की अटेम्प्ट है। तो आप जो अटेम्प्ट लिख रहे हो उसका जो फाइनेंस एक्ट है वो फाइनेंस एक्ट 2020 है, ठीक है ना। नेवर एवर रेफर एनी प्रोविजंस फ्रॉम फाइनेंस एक्ट 2021। बजट 21 तुम लोगों के लिए एप्लीकेबल नहीं है। तो जो इंडस्ट्री में आज की तारीख में डिस्कशन चालू है न्यूज पे, या जो भी लेटेस्ट इंडस्ट्री में हम काम करते हैं, वो बजट 21 पे काम चालू है। लेकिन आप लोगों के लिए बजट 21 एप्लीकेबल नहीं है, आप लोगों के लिए फाइनेंस एक्ट 20 एप्लीकेबल है, जो बहुत पहले आ चुका था। इसलिए आप लोगों का प्रीवियस ईयर जो है वो है 2021, और असेसमेंट ईयर जो होगा वो होगा 21-22। सो आई एम टीचिंग फॉर दिस पर्टिकुलर प्रीवियस ईयर एंड असेसमेंट ईयर, प्रीवियस ईयर 2021 एंड असेसमेंट ईयर 21-22, ये आप लोगों का है। मैं आपको बता रहा था कि हमारा जो एक्ट है दैट इज वेरी बिग, ओके। तो उसमें क्या क्या होता है, द होल एक्ट इज डिवाइडेड इनटू चैप्टर्स, चैप्टर्स आर डिवाइडेड इनटू सेक्शंस, sections are further divided into subsections, subsections are divided into clauses, and clauses are divided into sub clauses। तो ऐसे याद रखना पड़ेगा, एक्ट, चैप्टर, सेक्शन, सबसेक्शन, क्लॉजेस एंड सब क्लॉजेस। अगर मैं ये लिखता हूं 56 सबसेक्शन 2 क्लॉज 10, आप लोगों का आईएफओएस हुआ है शायद, तो इसको हमें रीड कैसे करना पड़ता है, क्लॉज 10 ऑफ सबसेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 56 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961। हम जब भी रीड करते हैं तो हम रिवर्स में रीड करते हैं, क्लॉज 10 ऑफ सबसेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 56 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट टॉक्स अबाउट गिफ्ट टैक्सेशन। आप लोगों ने करके रखा है कि गिफ्ट अगर 50,000 से ज्यादा होगा तो फुल्ली टैक्सेबल, अप टू 50,000 होगा तो नॉट टैक्सेबल। ऐसी कुछ बातें इस क्लॉजेस में की गई है। तो स्टूडेंट्स के माइंड में एक डाउट हमेशा आता है कि सर सेक्शंस इंपॉर्टेंट है क्या, तो आंसर इज यस, सेक्शंस आर मोस्ट इंपॉर्टेंट इन टैक्सेशन लॉ। बिना सेक्शंस के लॉ नहीं बनता। सर लेकिन सेक्शन नंबर नहीं याद रहेंगे तो व्हाई आर यू गोइंग नेगेटिव अबाउट द लॉ, यू नीड टू थिंक कि सर सेक्शन तो याद हो ही जाएंगे, लॉ भी याद होना है आपको, लॉ तो याद करना ही पड़ेगा, क्या लॉ में लिखा है, यू नीड टू रिमेंबर, यू नीड टू अंडरस्टैंड द लॉ। तो लॉ के साथ साथ सेक्शन नंबर भी अगर आप याद रख लोगे तो यू विल हैव ऑलवेज अ वेरी गुड कॉन्फिडेंट अबाउट टैक्सेशन लॉ, कि आपको सच में ये लॉ समझ में आया हुआ है, बिकॉज यू डोंट ओनली नो द लॉ, यू ऑल्सो नो द सेक्शन। कुछ लोगों का अजम्पशन क्या होता है, अरे सर वो कॉन्सेप्ट याद रख लूंगा लेकिन सेक्शंस नहीं याद होते मेरे से। राजा अगर तेरे को मुझे बताओ 2000 पेजेस का अगर लॉ याद हो जाता है, 2000 पेजेस का लॉ याद हो जाता है, तो सेक्शंस मैक्सिमम 2 पेजेस के होंगे यार। अगर इफ यू आर एबल टू रिमेंबर 2000 पेजेस का लॉ, देन व्हाट्स रॉन्ग विद 2 पेजेस का सेक्शन। एंड आई विल मेक श्योर दैट यू रिमेंबर एटलीस्ट मेन इंपॉर्टेंट सेक्शन, मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शंस को मैं बार बार हैम्परिंग करूंगा आपके माइंड के ऊपर कि आपको सेक्शंस याद हो ही जाए। यू जस्ट नीड टू हैव अ पॉजिटिव एटीट्यूड कि हाँ सर सेक्शंस याद हो जाएंगे एंड सेक्शंस आर इंपॉर्टेंट इन एग्जाम। इतना आप खाली अपने माइंड को एक्सप्लेन बता के रख लो, फिर आगे का मेरे पे छोड़ दो। सेक्शंस बाय हार्ट हो जाते हैं, करेंगे तो सब हो जाता है। करेंगे तो यार तुम लोग ने साउथ के गाने याद करके रखे, करेंगे तो तुमने इंग्लिश के गाने याद करके रखे, तुमने तो ऐसे ऐसे सॉन्ग्स और ऐसे ऐसे प्रेयर्स याद करके रखे जिसका तुमको मीनिंग भी नहीं पता। तो करेंगे तो सब कुछ होता है, ठीक है। आगे चलते हैं। सर डायरेक्ट टैक्स वर्सेस इनडायरेक्ट टैक्स का डिफरेंशिएशन में नहीं लेता, वो इनडायरेक्ट टैक्सेस के टाइम पे आपको पढ़ाना पड़ेगा। इतना एक बात याद रखो कि डायरेक्ट टैक्सेस जो होते हैं वो प्रोग्रेसिव इन नेचर होते हैं, और इनडायरेक्ट टैक्सेस जो होते हैं वो रिग्रेसिव इन नेचर होते हैं। सर ये मतलब क्या है प्रोग्रेसिव एंड रिग्रेसिव इन नेचर, क्योंकि ये टर्म में आगे जाके यूज करूंगा। प्रोग्रेसिव का मतलब होता है हायर द इनकम हायर द टैक्स, हायर द इनकम हायर द टैक्स। जिसका इनकम ज्यादा है उसका टैक्स भी ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि टैक्स शुड बी लेविड एज पर पेइंग कैपेसिटी ऑफ द असेसी।
जिसकी जैसी पेइंग कैपेसिटी होती है ना, वैसे टैक्स लेना जरूरी होता है, क्योंकि इनकम के ऊपर टैक्स लगाया जाता है। इनकम के ऊपर टैक्स लगाना मतलब जिसका ज्यादा इनकम उसके ऊपर ज्यादा टैक्स, इसलिए इनकम टैक्स में इंडिविजुअल्स को स्लैब में टैक्स किया जाता है। अप टू 2.5 लाख नील, 2.5 लाख टू 5 लाख आपने देखा होगा तो यहाँ पे 5% लगता है, ठीक है ना। 5 लाख टू 10 लाख अगर होगा तो आपके ऊपर 20% लगता है, और अबाउट 10 लाख अगर होगा तो आपके ऊपर 30% लगता है। नॉट ओनली दैट, आपका इनकम अगर 50 लाख के ऊपर जाता है तो सरचार्ज चालू हो जाता है। 1 करोड़ के बाद आपका सरचार्ज 10% से 15% हो जाता है। 2 करोड़ के ऊपर आपका सरचार्ज 25% हो जाता है, और 5 करोड़ के ऊपर आपका सरचार्ज 37% हो जाता है। तो सर जैसे जैसे आपका लेवल ऑफ इनकम बढ़ते जाएगा, वैसे वैसे आपका टैक्स का जो कंपोनेंट है, जो कंट्रीब्यूशन है देश के लिए, उसका परसेंटेज बढ़ते जाएगा। उसे बोलते हैं प्रोग्रेसिव नेचर ऑफ टैक्सेशन। लेकिन मुझे बताओ, अगर शॉप पर गए और आपने एक पार्ले जी लिया, तो आपको मिलेगा 5 रुपीज का। मैं अगर शॉप पे गया और मैंने पार्ले जी लिया तो मुझे भी 5 रुपीज का मिलेगा। मुकेश अंबानी अगर शॉप पे गया और मुकेश अंबानी ने अगर पार्ले जी लिया तो उसको भी 5 रुपए का ही मिलेगा। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, इनडायरेक्ट टैक्सेस आपके प्रोडक्ट में, जो प्रोडक्ट के प्राइस में इंक्लूड होते हैं, आपने देखा होगा प्रोडक्ट के प्राइस के पीछे लिखा होता है इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस। इनडायरेक्ट टैक्सेस में प्रोडक्ट के प्राइस में जो टैक्स इंक्लूड होता है, वो लेवल ऑफ इनकम से उसका कोई लेना देना नहीं है। लेवल ऑफ इनकम ज्यादा हो, कांस्टेंट हो, नेगेटिव हो, कोई लेना देना नहीं है। आप लोगों के लिए एमआरपी जो होता है, एमआरपी मैक्सिमम रिटेल प्राइस, वो कांस्टेंट होता है। मीनिंग देयर बाय आपका इनकम ज्यादा हो या कांस्टेंट हो या कम हो जाए, आपका प्रोडक्ट का प्राइस उसके हिसाब से चेंज नहीं होता, इनडायरेक्ट टैक्स का लेवल उसके हिसाब से चेंज नहीं होता। इसलिए इनडायरेक्ट टैक्सेस को हम रिग्रेसिव इन नेचर बोलते हैं, क्योंकि इट हैज नथिंग टू डू विथ योर लेवल ऑफ इनकम। आपका पेइंग कैपेसिटी नहीं देखा जाता। तुम लोग पार्ले जी खा रहे हो तो 5 रुपीज का तुमको मिलेगा, तुम ओरियो खाओ तो तुमको 30 रुपीज का मिलेगा। अब गरीब लोग पार्ले जी खाते हैं, अमीर लोग ओरियो खाते हैं, ठीक है ना। तो आपके लेवल ऑफ कंजम्पशन के हिसाब से इनडायरेक्ट टैक्स चेंज हो सकता है। लेकिन अगर हम लोगों ने सेम कमोडिटीज खाया, सेम कमोडिटीज अगर यूज किया, सेम सर्विसेज को एंजॉय किया, तो सर हमें जो टैक्स लगता है वो टैक्स जो होगा, प्लीज अंडरस्टैंड करो, वो कांस्टेंट होगा जीएसटी में। तो जीएसटी की ज्यादा बात नहीं करते, लेट्स फोकस ऑन इनकम टैक्स। आगे चलते हैं। इंडिया में कोई भी लॉ पढ़ने से पहले आपको उसका कॉन्स्टिट्यूशनल बैकग्राउंड पता होना बहुत जरूरी है। बहुत मतलब बहुत जरूरी है कॉन्स्टिट्यूशनल बैकग्राउंड। आई एम नॉट श्योर कि आप लोगों को पता है कि नहीं पता, बट लेट मी डिस्कस एटलीस्ट वंस, थोड़ा रिवीजन जैसा हो जाएगा आप लोगों के लिए। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया मतलब भारतीय संविधान, भारताचे संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। दिस इज द सुप्रीम लॉ ऑफ इंडिया। मैं तो बोलूं भगवान भी जो है ना, भगवान गॉड, वो भी कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर आते, कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर नहीं आते। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने हमें फ्रीडम दिया है, फ्रीडम ऑफ वर्शिप, कि हम हमारे चॉइस के भगवान की पूजा कर सकते हैं। इसलिए हमारे देश में इतने सारे भगवान हैं। बट देयर आर सर्टन कंट्रीज, स्पेसिफिकली इस्लामिक नेशन, जहां पे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा जाता है कि यहाँ पे अगर आपको पूजा करनी है तो आपको खाली इस्लामिक गॉड्स की पूजा करनी है, ठीक है ना। इस्लामिक रिचुअल्स आपको फॉलो करने, यू आर नॉट अलाउड टू फॉलो एनी अदर रिचुअल। अगर कंट्री ने ऐसा लॉ पास कर दिया तो आप समझो कि हमारे यहाँ पे भी बहुत सारा प्रॉब्लम हो जाएगा, जो कभी हो नहीं सकता, क्योंकि हमारी इंडिया में वैसे भी डाइवर्सिटी इतनी है, अलग अलग रिलीजन के लोग हैं, अलग अलग कास्ट के लोग हैं, अलग अलग बिलीफ सिस्टम के लोग हैं। तो हमारी इंडिया ने उतना फ्रीडम हमको दिया है। किसने दिया है? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने दिया हुआ है। तो जनरली अगर आपको कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के बारे में थोड़ा बहुत नॉलेज होगा तो लेट मी टेल यू लिटिल मोर अबाउट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इट्स वेरी बिग डॉक्यूमेंट, अगेन इट इज हैविंग 448 आर्टिकल्स। आर्टिकल्स मतलब चैप्टर जैसा आप समझो, अलग अलग आर्टिकल्स है। इसमें ऑलमोस्ट 14 या 12 शेड्यूल्स है। इसमें बहुत सारे शेड्यूल्स है। इसमें प्रीएम्बल है। प्रीएम्बल मतलब स्टार्टिंग में जहां पे वो प्रेयर्स वगैरह लिखी जाती है, हमारे बेसिक राइट्स को लिखा जाता है। तो बहुत डिटेल डॉक्यूमेंट है। उसमें का एक आर्टिकल 265 बोलता है दैट इन इंडिया, देखो लैंग्वेज देखो कितना अच्छा लिखा है। नो टैक्सेस कैन बी लेविड और कलेक्टेड। नो टैक्सेस, भैया टैक्स लगेगा ही नहीं। इंडिया में टैक्स लेवी भी नहीं होगा और कलेक्शन भी नहीं होगा। इंडिया में टैक्स का लेवी भी नहीं होगा और कलेक्शन भी नहीं होगा, ऐसा यहां पे लिखा गया है। नो टैक्सेस शैल बी लेविड और कलेक्टेड इन इंडिया एक्सेप्ट द अथॉरिटी ऑफ लॉ। एक्सेप्ट द अथॉरिटी ऑफ लॉ। सर इसका क्या मतलब होता है? मुझे बताओ, क्या प्राइम मिनिस्टर के हाथ में पावर है कि कल आके कोई भी
टैक्स डिक्लेयर कर दे वो? क्या आपको लगता है कल वो न्यूज पे आए और कोई भी टैक्स डिक्लेयर कर दे? क्योंकि उनकी गवर्नमेंट है पावर में, मोदी अंकल की गवर्नमेंट है। क्या वो कल आके कोई भी लॉ क्या डिक्लेयर कर देंगे? जल्दी बोलो कि कल से ये वाला टैक्स लगेगा कंट्री पे। क्या उनके हाथ में पावर होता है? जल्दी बोलो। नहीं नहीं होता। तो पावर किसके पास होता है? तो गवर्नमेंट ने बोला नहीं नहीं नहीं, आप गवर्नमेंट हो, इसका ये मतलब नहीं कि आप अपनी मनमानी करो। ऐसा कभी नहीं होगा हमारे देश में, ऐसा कभी नहीं होगा कि पीएम आके कोई टैक्स अनाउंस कर रहे हैं, नॉट पॉसिबल। टैक्स अनाउंस करने के लिए पार्लियामेंट के रूट के थ्रू जाना पड़ता है। तो ऐसा कभी नहीं होगा कि गवर्नमेंट ने टैक्स लॉन्च कर दिया और उसके बाद उसका एक्ट बना रहे। नहीं 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 नहीं। तो पहले क्या बनेगा? पहले एक्ट बनेगा और बाद में टैक्स आएगा। दिस इज द राइट सीक्वेंस। पहले एक्ट बनेगा और बाद में टैक्स बनेगा। तो इसलिए यहाँ पे आर्टिकल 265 प्रोटेक्ट करता है हम सिटीजन्स को कि कोई भी गवर्नमेंट आके, ऐरा गैरा गवर्नमेंट आके कल कोई नया टैक्स ना लेकर आए या टैक्स के नियम जो है देश के वो ना चेंज कर दे। तो दिस इज बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ आर्टिकल 265 दैट गवर्नमेंट डजंट हैव पावर, नाइदर योर स्टेट गवर्नमेंट नॉर योर सेंट्रल गवर्नमेंट, दोनों गवर्नमेंट के पास पावर ही नहीं है टैक्स लगाने की। नहीं तो ये लोग अपनी मनमानी करते, स्टेट गवर्नमेंट अलग से टैक्स लगाता, सेंट्रल गवर्नमेंट अलग से टैक्स लगाता, कभी भी अपने हिसाब से टैक्स के रेट ज्यादा करते कम करते, वो पावर ही उन्होंने नहीं दिया। तो सर लॉ बनाने का पावर किसके पास है? लॉ बनाने का पावर हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन बोलता है पावर टू इनैक्ट एनी लॉ इन कंट्री, नॉट ओनली टैक्स। कोई भी कानून इंडिया में अगर आपको कोई भी लॉ बनाना है ना दोस्तों, तो आपको या तो पार्लियामेंट से वो लॉ बनाना पड़ेगा या तो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली से वो लॉ बनाना पड़ेगा। पार्लियामेंट मतलब लोकसभा राज्यसभा, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली महाराष्ट्र के लिए मतलब क्या बोलते हैं संसद भवन जो अपने यहाँ पे है, कहाँ पे है? चर्च गेट में, मुंबई में है, ठीक है ना। तो पार्लियामेंट और यहाँ पे स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली विधानसभा जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। तो पार्लियामेंट कैन मेक लॉ फॉर होल और एनी पार्ट ऑफ इंडिया। वैसे ही जो विधानसभा है या स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है, लेजिस्लेटिव मतलब ऐसे लोग जो लॉ बनाते हैं, ठीक है ना, लेजिस्लेचर। स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली जो है वो लॉ बनाएगा होल और पार्ट ऑफ द स्टेट, पूरे स्टेट के लिए या पार्ट ऑफ द स्टेट के लिए। तो सर इनकम अभी आप देखो कि सेंट्रल गवर्नमेंट को भी पावर दे दिया थ्रू पार्लियामेंट और स्टेट गवर्नमेंट को भी पावर दे दिया थ्रू असेंबली। तो सर ये तो इंडिया है, ठीक है ना सर, ये इंडिया है और इंडिया में यहाँ पे महाराष्ट्र आता है। तो सर अभी हमें कंफ्यूजन है कि महाराष्ट्र के लोग इनकम टैक्स किसको देंगे? महाराष्ट्र के लोग महाराष्ट्र गवर्नमेंट को इनकम टैक्स देंगे या महाराष्ट्र के लोग सेंट्रल गवर्नमेंट को इनकम टैक्स देंगे? क्योंकि महाराष्ट्र के लोगों के लिए दोनों गवर्नमेंट कॉमन है ना। मेरे लिए कुछ लॉ महाराष्ट्र स्टेट वाला भी बनाता है, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली भी बनाता है, और कुछ लॉ सेंट्रल गवर्नमेंट भी बनाता है। तो सर इन दोनों का भी फाइट ना हो जाए। आपको वैसे भी पता है कि अभी हमारी जो स्टेट गवर्नमेंट है शिवसेना प्लस कांग्रेस प्लस राष्ट्रवादी, उसका और सेंट्रल गवर्नमेंट का कुछ ज्यादा अच्छा रिलेशन नहीं है। सेंट्रल में बीजेपी है और स्टेट में ये सारे अपोजिशन पार्टी थे। तो सर ऐसे हो सकता है ना कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट कल आके डिक्लेयर करे कि देखो अभी महाराष्ट्र के लोग, मराठी मानुस, यू शुड नॉट पे टैक्स टू द सेंट्रल गवर्नमेंट, ऐसा कुछ तो डिक्लेरेशन हो सकता है क्या? सर ऐसे महाराष्ट्र गवर्नमेंट खुद का इनकम टैक्स ला सकता है क्या? आज की तारीख में जो इनकम टैक्स हो सेंट्रल गवर्नमेंट का है कि स्टेट गवर्नमेंट का है? अगर ये सारे सवाल आपके माइंड में आते तो आपको पढ़ना पड़ेगा आर्टिकल 246। आर्टिकल 246 बोलता है क्योंकि हमने लॉ बनाने का पावर दोनों गवर्नमेंट को दिया है या दो लेवल पे दिया है, दिस इज आवर फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया। तो ये लॉ बनाने का जो पावर जो दो लेवल पे डिवाइड हुआ है ना, तो उसको अच्छे से डिफाइन करना पड़ेगा कॉन्स्टिट्यूशन में, नहीं तो ये लोग एक दूसरे के साथ फाइट कर करके मर जाएंगे। तो उन्होंने क्या बोला सर, आर्टिकल 246 में हमने 7th शेड्यूल के साथ रीड करना है कि सर एग्जैक्टली कौन से आइटम के ऊपर कौन लॉ बनाएगा। तो उसमें 3 लिस्ट होती है और आई एम 100% श्योर आप लोगों ने ये 3 लिस्ट के बारे में पहले भी सुना है कभी ना कभी। लिस्ट 1, लिस्ट 2, लिस्ट 3। लिस्ट 1 नोन एज यूनियन लिस्ट, लिस्ट 2 नोन एज स्टेट लिस्ट, लिस्ट 3 नोन एज कंकरेंट लिस्ट। लिस्ट 1 में एक्सक्लूसिव पावर दिया गया है सेंट्रल गवर्नमेंट को, पूरा 100% पावर। मतलब लिस्ट 1 के आइटम के ऊपर अगर लॉ बनाना है तो पूरा का पूरा पावर पार्लियामेंट के पास है। लिस्ट 2 के अगर कोई आइटम के ऊपर लॉ बनाना है तो 100% पावर स्टेट गवर्नमेंट के पास है। और लिस्ट 3 में जो पावर्स है वो शेयर्ड पावर्स है, दोनों मिलके लॉ बनाते हैं। लेकिन यहाँ पे कोई भी टैक्स का लॉ
है ही नहीं, तो हम लिस्ट 3 के बारे में बात नहीं करेंगे। फॉरेस्ट के रिलेटेड लॉ है वहां पे, रिवर के रिलेटेड लॉ है, लेकिन हमारे टैक्स के रिलेटेड लॉ नहीं है। टैक्स के रिलेटेड लॉ जो है वो आइदर लिस्ट 1 में है या लिस्ट 2 में है, बिकॉज यू आर राइटिंग अ प्रोफेशनल एग्जाम ऑफ सीए में, ठीक है ना, यू आर राइटिंग सीए का एग्जाम एट ए प्रोफेशनल लेवल। ये जो एग्जाम है वो नेशनल और इंटरनेशनल एग्जाम है, तो हमारे सिलेबस में कोई भी स्टेट का लॉ है नहीं। ऐसे नहीं कि स्टेट में टैक्स नहीं है, स्टेट में टैक्सेस होते हैं, लेकिन स्टेट के टैक्सेस हमारे सिलेबस में नहीं है, बिकॉज यू आर नॉट प्रिपेयरिंग फॉर एनी स्टेट गवर्नमेंट का एग्जाम, यू आर प्रिपेयरिंग फॉर अ नेशनल लेवल एग्जाम, मे बी इंटरनेशनल लेवल एग्जाम, क्योंकि 2-3 कंट्री में इसका और एग्जाम सेंटर होता है, दुबई वगैरह में भी इसका सेंटर आता है। तो सर हम जो लॉ पढ़ते हैं ना, सारे के सारे सिलेबस में जो लॉ होते हैं वो यूनियन लिस्ट से होते हैं। सो फार एज इनकम टैक्स इज कंसर्न, इनकम टैक्स एंट्री नंबर 82 में लिखा गया है, और उसके बारे में लिखा जाता है कि पावर जो है ना, पावर इनकम टैक्स चार्ज करने का पावर जो है वो पार्लियामेंट को है, सेंट्रल गवर्नमेंट को है। इसलिए भले तुम महाराष्ट्र में कमाओ पैसे, तुमको टैक्स सेंट्रल गवर्नमेंट को ही देना पड़ेगा। इवन इफ यू अर्न इनकम इन कर्नाटका, आपको टैक्स सेंट्रल गवर्नमेंट को ही देना पड़ेगा। इवन इफ यू अर्न इन मध्य प्रदेश, आपको टैक्स सेंट्रल गवर्नमेंट को ही देना पड़ेगा, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट हैव एक्सक्लूसिव पावर टू टैक्स इनकम्स, टू टैक्स ऑल इनकम्स इन द कंट्री अदर देन एग्रीकल्चर इनकम। एग्रीकल्चर इनकम के ऊपर आप टैक्स नहीं लगा सकते। सर एग्रीकल्चर इनकम के ऊपर देश में टैक्स क्यों नहीं लगाए? तो कुछ लोग बोलते सर हमारे देश के फार्मर गरीब है। जरूरी नहीं हर फार्मर गरीब हो, ठीक है ना। शरद पवार जी भी अपने आप में एक फार्मर है, ठीक है ना, ही इज नॉट अ पुअर फार्मर। अजित दादा पवार भी एक फार्मर ही है, ठीक है ना। वैसे सारे पॉलिटिशियंस का अपना एक फार्म होता है, ठीक है। और कुछ फार्मर्स है जो करोड़ में कमा रहे हैं, कोई फार्मर 100 करोड़ कमा रहा है, कोई फार्मर 1000 करोड़ कमा रहा है। हाँ, तो गवर्नमेंट ने अगर सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में अगर पावर होता ना एग्रीकल्चर को टैक्स करने का, तो उन्होंने एक लिमिट लगा दिया होता कि यार एक 10 करोड़ तक फार्मर जो कमाता है उसके ऊपर टैक्स नहीं लगाएंगे, उसके ऊपर जो कमाता है उसको लगा देंगे। लेकिन आज की तारीख में हम फार्म पे या एग्रीकल्चर पे टैक्स लगा ही नहीं सकते, क्योंकि पावर ही नहीं है हमारे पास। पावर जो है वो स्टेट गवर्नमेंट के पास है, और कोई भी स्टेट गवर्नमेंट ने आज तक एग्रीकल्चर को टैक्स नहीं किया गया है। तो आपको इतना याद रखना पड़ेगा कि सर एग्रीकल्चर के ऊपर टैक्स नहीं है। सर हम जब स्टडी करते हैं ना, तो वी डोंट स्टडी इनकम टैक्स एक्ट अलोन, खाली एक्ट पढ़ के कुछ नहीं समझेगा जिंदगी में, तो हम इनकम टैक्स लॉ पढ़ते हैं। सर इनकम टैक्स लॉ और इनकम टैक्स एक्ट में क्या फर्क है? इनकम टैक्स लॉ इज अ वाइडर कॉन्सेप्ट माय डियर फ्रेंड्स। वाइडर मतलब बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है ये। उसमें क्या क्या है? उसमें इनकम टैक्स एक्ट है, उसमें इनकम टैक्स रूल्स भी पढ़ने पड़ेंगे आपको, एक्ट भी पढ़ना पड़ेगा, रूल्स भी पढ़ना पड़ेगा। जैसे आपने इनकम फ्रॉम सैलरी पढ़ा हुआ है, इनकम फ्रॉम सैलरी में एक्ट में लिखा है कि एक्ट के सेक्शन 17 सबसेक्शन 2 में लिखा गया है कि परक्यूजिट टैक्सेबल होते हैं। अगर एम्प्लॉयर ने आपको परक्यूजिट दिया तो टैक्सेबल होते हैं, लेकिन उसका वैल्यूएशन जो है वो सेक्शन 17 सबसेक्शन 2 में नहीं है, रूल 3 में उसका वैल्यूएशन आता है। मतलब मुझे क्या बताना है आपको, अगर आपको पूरा लॉ समझना है तो आपको एक्ट भी पढ़ना पड़ेगा, रूल्स भी पढ़ना पड़ेगा, उसी के साथ आपको बजट भी पढ़ना पड़ेगा। बजट मतलब फाइनेंस एक्ट, क्योंकि आपके टैक्स के रेट जो है वो बजट में से आते हैं। तो बजट फाइनेंस एक्ट 2020 आपको पढ़ना पड़ेगा। उसके साथ ही हमें कुछ नोटिफिकेशंस पढ़ने पड़ेंगे, कुछ सर्कुलर्स और ट्रेड नोटिसेस पढ़नी पड़ेंगी जो सीबीडीटी इशू करता है, और कभी कभी हम कुछ केस लॉज को रेफर करेंगे, क्योंकि इंटरमीडिएट में केस लॉज का ज्यादा रिलेवेंस नहीं होता, फाइनल लेवल पे इसका ज्यादा रिलेवेंस होता है। तो आईटीएटी, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, ऐसे आप लोगों के 3 लेवल पे केस लॉज आते हैं, जिसको मैं बोलता हूं जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट केस लॉ। तो कुछ कुछ कभी कभी क्या करना पड़ता है ना, लॉ समझने के लिए केस लॉ देखना पड़ता है। लॉ समझने के लिए केस लॉ देखना पड़ता है कि सुप्रीम कोर्ट का इसके ऊपर क्या ओपिनियन था, हाई कोर्ट का इस मैटर के ऊपर क्या ओपिनियन था, ऐसा हमें चेक करना पड़ता है। तो दिस इज द बेसिक थिंग दैट वी आर गोइंग टू लर्न। अगर आपको अभी तक मैंने जो बोला उसमें अगर कोई पर्टिकुलर डाउट है तो प्लीज पूछो।